नमस्कार। आज दो चैप्टर आपके पीछे की कक्षाओं में हो चुके हैं। जो पहला चैप्टर हुआ था संधि का समाप्त हो गया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरा चैप्टर जो समाप्त हुआ वो समास का हो गया। दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए और आज जो तीसरा चैप्टर आपका होगा और वो शुरू होगा तीसरा उपसर्ग। और उपसर्ग के जस्ट बाद में जो चौथा तीसरा उपसर्ग का है और चौथा जो चैप्टर आएगा वो आएगा आपका प्रत्यय का। तो इनका क्रम इस तरह से रहेगा, पहला संधि हो गया, फिर समास हो गया और इसके बाद में आज उपसर्ग स्टार्ट हो जाएंगे और उपसर्ग के बाद में प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय इनकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इनकी परिभाषा ज़्यादा नहीं है और अगर इनसे सवाल बनता है तो बहुत कम ऐसी स्थितियाँ रहती है कि कोई गलत होता है सवाल। दोनों का समान रूप से विवेचना कर लेते हैं, पता चल जाएगा। प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के पीछे लगता है, प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है और उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है। उपसर्ग रहेगा वो लगेगा आगे। जैसे एक शब्द है काश और इसमें हमने आप उपसर्ग लगाया है, जो आगे मूल शब्द लगा है, मूल शब्द में जो आगे लगा है शब्दांश वो कहलाएगा उपसर्ग। और इसी तरह से इसमें हमने लगा दिया ई, तो ये जो मूल शब्द के पीछे लगा है ये होगा प्रत्यय और आगे लगा है वो क्या होगा उपसर्ग। और जब इस शब्द को पूरा बनाएंगे तो नाम बनेगा आकाशीय। तो इस आकाशीय शब्द में आप देख सकते हैं कि मूल शब्द तो काश है, मूल शब्द काश है, ये है वो है प्रत्यय इसमें, और जो आ है वो है यहाँ पे उपसर्ग। यानी इसमें आ तो हो जाएगा आपके उपसर्ग, काश होगा आपका मूल शब्द और ये होगा आपका प्रत्यय। ये इनका सविस्तार से समझने का तरीका हुआ कि उपसर्ग हमेशा सदैव के आगे लगता है और प्रत्यय सदैव मूल शब्द के पीछे लगता है। अब इनकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो उपसर्ग की परिभाषा कि जो शब्द या शब्दांश, जो शब्द या शब्दांश मूल शब्द के पूर्व, पहले या हम उसको कहते हैं आदि, आदि में लगकर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन कर देते हैं। कि जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के पहले या किसी शब्द के पूर्व में
या किसी शब्द के आदि में लगकर, आदि का अर्थ भी प्रारंभ, यहाँ प्रारंभ भी शब्द आ सकते हैं, तो आदि का अर्थ भी पहले ही होता है, में लगकर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक उपसर्ग जो हमने ले, जैसे एक मूल शब्द लिया है हमने ज्ञा, अब ज्ञा मूल शब्द है, यहां पहले में उपसर्ग लगा है आ और नाम बना है आज्ञा, दूसरे में उपसर्ग लगाया है हमने वी, मूल शब्द बना है विज्ञा, तीसरे में लगाया हमने प्र, तो शब्द बना है प्रज्ञा। तो मूल शब्द के जैसे प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि होगा, ये विज्ञा ज्ञान के लिए होगा, आज्ञा का अर्थ अनुमति होगा, तो जैसे ज्ञा मूल शब्द था, यहां तीनों में ज्ञा मूल शब्द है। इस ज्ञा मूल शब्द में उपसर्ग के प्रभाव से, आ उपसर्ग के प्रभाव से, तो इसका अर्थ अनुमति हो गया है, आदि में जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ये मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो इसका जो मूल अर्थ जो आज्ञा अनुमति था, आ उपसर्ग की जगह प्र लग गया, तो अनुमति का ही अर्थ क्या हो गया, बुद्धि हो गया। तो जो शब्द या शब्दांश किसी मूल शब्द के पूर्व, पहले, प्रारंभ या आदि में जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इसके बाद में देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है उपसर्गों की संख्या उपसर्गों की संख्या 22 होती है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या भी 22 ही है, तो ये दो आंकड़े बराबर याद रखना, 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है, और हिंदी में उपसर्गों की संख्या भी 22 होती है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, हिंदी में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा। अगर संख्या से संबंधित कभी भी सवाल बने तो उसका उत्तर 22 ही होगा। हालांकि 22 से ज़्यादा उपसर्गों की संख्या छोटे मोटे तत्सम तद्भव के उपसर्ग, संस्कृत के, विदेशी भाषा के, हिंदी के, ये मिला मिलू के लगभग 50-60 की संख्या में उपसर्ग पहुँच जाते हैं। तो अब उपसर्ग में जो लिखने वाली बात जो है, एक तो परिभाषा इसकी लिखना है, इसके अलावा इसकी संख्या लिखनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ ध्यान रखना, उपसर्गों की संख्या 22 होती है। अब जो 22 उपसर्गों की संख्या होती है, इनमें जो प्रश्नों में गलती होती है उसके बारे में विवेचना करेंगे। जो उपसर्ग बहुत ज़्यादा समीपता रखते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीकी रखते हैं, उनकी वजह से एग्जाम में क्वेश्चनों की गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले हम 4 उपसर्ग पढ़ेंगे, उनमें किस तरह से प्रश्न बनते हैं आप ध्यान से देखेंगे। पहले 4 तरह के उपसर्ग पढ़ लेते हैं। जैसे हमने पहला ले लिया ए उपसर्ग, दूसरा ले लिया अन उपसर्ग, तीसरा ले लिया अन उपसर्ग, और चौथा ले लिया यहीं से ऊपर से ले लेते हैं। पहला उपसर्ग है ए, दूसरा है अन, तीसरा है अन, और चौथा उपसर्ग है वो है अनु। ये जो 4 मूल उपसर्ग हैं, अ, अन और अनु, इन चारों में समझने वाली बात एक तो ये है कि इन चारों में जो उपसर्ग की शुरुआत होती है वो अ अक्षर से होती है। इसके अलावा बहुत से आएंगे आगे, पहले इनका देख लेते हैं।
कि इन सभी में अ उपसर्ग की शुरुआत ऐसे होती है, यानी अ, अन, अन और अनु। पहली चीज, इनकी प्रारंभ किससे होता है? इनका प्रारंभ होता है ऐसे। पहले विषय वस्तु ये ध्यान रखनी। दूसरे स्टेप पे आते हैं, तो पहले को छोड़ दीजिए, बाकी के जो 3 उपसर्ग हैं उनकी शुरुआत होती है यानी 1, 2, 3 और 4, चारों प्रारंभ होते हैं ऐसे। इसके अलावा उपसर्ग संख्या 2, उपसर्ग संख्या 3 और उपसर्ग संख्या 4 जो होते हैं वो प्रारंभ होते हैं अन तक कॉमन है। इनका हम वर्ण विच्छेदन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए हम इसका वर्ण विच्छेदन ऐसे करते हैं। पहले इन 3 का वर्ण विच्छेदन करते हैं, अ प्लस न। दूसरे का वर्ण विच्छेदन करेंगे तो अ प्लस न प्लस अ। तीसरे का वर्ण विच्छेदन करेंगे अ प्लस न प्लस उ। अब ये तीनों का अलग अलग वर्ण विच्छेदन हो गया। यहाँ इन तीनों की स्थिति में यह स्थिति सामने आ गई कि तीनों में ये चीज तो कॉमन है। जहाँ पहले में सिर्फ आई है, पहले में क्या सिर्फ आई है, तो एक स्थिति ये भी है कि ऐ तो चारों में कॉमन है, ऐ तो चारों में कॉमन है, अन है वो 3 में कॉमन है। बहुत आपको मैं बारीकी से बता रहा हूँ, और ये चीज़ यहाँ समझोगे ना तो सारे उपसर्ग क्लियर होते जाएंगे। यहाँ आपने चूक कर दी समझने में, तो फिर वही रट्टा मारना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, इन 4 उपसर्गों में ए कॉमन है, और पहले को छोड़ दे तो बाकी के जो 3 बचे हैं उन तीनों में अन कॉमन है। आगे चीज यहाँ से अब होता क्या है कि कोई भी शब्द यदि इस उपसर्ग की दृष्टि से देखा जाता है तो उसमें आप अगर वो शब्द ऐसे शुरू होता है तो सबसे पहले तो उसमें जैसे अनुमति शब्द है, मान लीजिए ये लिया है हमने अनुमति, कि अनुमति शब्द में उपसर्ग कौन सा है। अनुमति शब्द में हम क्या करते हैं, बेसिक रूप से देख लेते हैं भाई, अनु उपसर्ग और मति मूल शब्द है, ये तो हो गया। इसी तरह से हमें शब्द दे दिया कि अनुचित शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो भ्रांति हो जाती है यदा कदा कि जैसे अनुमति में अनु उपसर्ग है उसी प्रकार से अनुचित में भी अनु उपसर्ग है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज यहां से निकाल लोगे तो फिर उपसर्गों में कहीं पर भी आप अटकने वाले नहीं हो। मान के चलो उपसर्ग की रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, वो विषय वस्तु अभी आपकी शुरुआत में बता रहा हूं मैं। आगे उपसर्ग आएंगे, दृष्टिकोण वही रहेगा, नजरिया वही रहेगा, उपसर्गों की जो वर्ण है वो चेंज हो जाएंगे, बाकी माइंड में समझने का तरीका कॉमन रहेगा। साथियों देखो, आप अनुमति और अनुचित शब्दों की तुलना जब कर रहे हैं ना, तो अनु और अनुचित, तो दोनों में अनु अनु कॉमन आ रहा है, तो हमारे दिमाग में ऐसे आ गया कि दोनों में अनु उपसर्ग है। लेकिन उपसर्गों की पहचान इस तरह से नहीं होती। पहले स्टेप से आइए कि इसमें अ उपसर्ग है, एक बार अ उपसर्ग मानिए दोनों में कि इसमें अ उपसर्ग है, पीछे जो शब्द बचा है ना वो बचा है नुमति। इसमें अ उपसर्ग मान लिया और पीछे शब्द बता है नुचित, तो नुमति और नुचित तो कोई शब्द ही नहीं होता, इसका मतलब ये अ उपसर्ग इनमें नहीं है। हो गया क्लियर। इसके बाद में दूसरे उपसर्ग पे आइए, अन। ध्यान रखना इस अन और इस अन में अंतर क्या है कि ये जो अन है ना, यहाँ पे इसमें तो अ शामिल है, इसमें तो अ शामिल है, और ये जो उपसर्ग है ना इसके अंतर्गत आप हलंत लगा हुआ है ना तो अ नहीं है और इसमें अ है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। इसमें अ, आखिरी न में अ नहीं है, इस आखिरी न में अ है। तो देखना है, अगर ये उपसर्ग मान रहे हैं ना तो इस उपसर्ग में न हलंत तक ही मानेंगे, और ये उपसर्ग मान रहे हैं तो न में जो अ है ना यहां तक मानेंगे। ध्यान से सुनना। अब देखो इसका हम कर रहे हैं वापस दूसरे तरह से। है ना, ये तो हो गया आपका अनुमति, ये हो गया आपका
थोड़ा साफ लिख देता हूँ इन शब्दों को मैं। देखो, अनुमति, अनुचित। पहला उपसर्ग ये देखना है कि क्या इसमें अन आधा वाला उपसर्ग है या ये है, तो दोनों तरह से इनका संधि विच्छेद करो। पहला ये जो अन आधा है, न आधा, उसके हिसाब से इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो इसका संधि विच्छेद ऐसे होगा, अन ये आधा कर दिया, आगे प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो न आधा रखना है, तो न में जो ऊ है ना वो आगे जाएगा, ध्यान से देखना। तो ये आगे जो शब्द आएगा ना वो तो आएगा उमति। देखते जाओ अभी आप। अब ये तो एक हो गया इसका एक तरीका। दूसरे तरीके से करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि ये अनु पूरा मानते हैं। तो देखो अनु ये पूरा रख लिया इधर प्लस के चिन्ह के इधर, और मति। अब देखिए अनुचित शब्द को इस तरह से करते हैं, पहले तो अन वाले तरीके से। तो अन में न इधर रख लेते हैं, यानी न का जो ए है वो आगे रख देते हैं, अन प्लस उचित। और यदि हम इस हिसाब से करते हैं इसको अनु वाले तरफ, तो इसका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस चित। अब दोनों को आराम से देखिए, दो कर दिए मैंने दो तरह से। अब आप समझ सकते हैं कि सही कौन सा, अन प्लस उमति। अगर हम अन उपसर्ग मानते हैं जिसमें न हलंत है, तो इस शब्द का जो पीछे का जो भाग बचेगा ना वो उमति तक का बचेगा। और यदि हम अनु मानते हैं तो इस शब्द का जो पीछे का भाग बचेगा ना वो अनु प्लस मति। तो मति का अर्थ बुद्धि होता है, तो बुद्धि के अनुसार तो कुल मिला के ये जो शब्द है ना ये गलत होगा, और अनुमति जो शब्द है ना ये सही होगा। ठीक, इसके बाद में हम अनुचित की ओर आते हैं। तो ये अन मान रहे हैं तो अन इधर रहेंगे, ऊ वाला उधर चला जाएगा, अन प्लस उचित या अन प्लस अनु प्लस चित। तो जो उचित नहीं है, देख सकते हैं मूल शब्द उचित सही है। यहां देखिए ये जो शब्द ना ये सही होगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो प्रथम शब्द है अनुमति शब्द है, उसमें तो जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है अनु। अनुमति शब्द में तो उपसर्ग कौन सा है, अनु है। और जो आपका अनुचित शब्द है इसमें आपका उपसर्ग है वो अनु नहीं है, मात्र क्या है, अन है। बस ये सावधानी रखनी है कि आप शब्द को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। अब आप आराम से चारों के मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा, मूल शब्द प्लस के चिन्ह के उधर रखते जाना कि उधर ऊ आगे जाएगा। अगर ऊ आगे जाने से शब्द सही बैठता है तो अन उपसर्ग होगा, और यदि ऊ अन में रखने से आगे वाला शब्द सही बनता है। जैसे हमने इस ऊ को इधर रखा ना, अनु, इसको हमने इधर रखा, यह जो ऊ आगे था इस ऊ को हमने इस शब्द में यहां रखा, तो फिर ये शब्द से तो कौन से ऊ को किधर रखने से शब्द का अपना सही अर्थ होता है, इस हिसाब से इसका दृष्टिकोण रहेगा। अब एक एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो भाई, पहले हम ए के उदाहरण ले सकते हैं। तो ए के उदाहरण लेंगे ना तो वहां ए को अलग मानेंगे। पहला उदाहरण अलग है, देखो यहां पे ए उपसर्ग है और लग मूल शब्द है, यानी जो लगा हुआ नहीं है, अलग। इसी तरह से हमने एक शब्द मान लिया, अनाथ।
यहाँ ए उपसर्ग है और नाथ मूल शब्द है ना। ए उपसर्ग है और नाथ मूल शब्द है। अथा, ठीक इसी तरह से इस शब्द में ए उपसर्ग है, था मूल शब्द है। अगाध, ए उपसर्ग है, गाद मूल शब्द है। ए उपसर्ग है और गाद मूल शब्द है। आगे विवरण करेंगे और एक एक बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि अट्टल, यहां पे आप देखेंगे तो ए उपसर्ग है और टल मूल शब्द है। अगोचर, ए उपसर्ग है और गोचर मूल शब्द है। इसी तरह से अवैतनिक, ए उपसर्ग है और वैतनिक मूल शब्द है। तो इन शब्दों में क्रम से ए उपसर्ग है। ए होता है वो नकारात्मक होता है, नहीं का अर्थ बोध करवाता है। अन होता है वो भी नकारात्मक होता है। अन इसका अर्थ भी नहीं के संदर्भ में होता है, और ये जो अन है इसका अर्थ भी नहीं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और ये जो अनु है इसका अर्थ होता है वो पीछे के संदर्भ में होता है। यही से शुरुआत करते हैं। ए लग, ए नहीं के लिए होता है जो लगा हुआ नहीं है, दूर है, अलग है। ए नाथ, जिसके नाथ पति स्वामी ना हो। ए था, जिसकी गहराई का पता ना हो। ए था, जिसकी गहराई का पता ना हो। ए गाध, जो बहुत अधिक गहरा हो। अटल, जो अपनी बात से टले नहीं। ए गोचर, गोचर शब्द का अर्थ इंद्रियां होता है, जिसको इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। अवैतनिक, जो बिना वेतन के कार्य करे। तो क्रम से इन शब्दों में ए उपसर्ग है। इसके बाद में देखो अन के उपसर्ग, जिसमें न आधा रहेगा। पहला एग्जाम्पल है जैसे अनुतीर्ण, जैसे इसका अन अलग निकालेंगे तो इसका जो मूल शब्द है ना वो बचेगा उत्तीर्ण। अन प्लस उत्तीर्ण, अनुतीर्ण। अब इसी में अन के आगे आएगा जैसे अनहर, अनहर। इसका जब अन अलग करेंगे तो अन उपसर्ग है, आहर मूल शब्द है। आहर का अर्थ होता है योग्यता। इसी तरह से अन, अनंग, इनको अलग अलग करेंगे तो अन प्लस अंग, अनंग। अनंग कामदेव के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। इसी तरह से अभी जैसे हमने चर्चा की थी अनुचित, अन प्लस उचित, अनुर्वर,
अन प्लस उर्वर, अनिच्छा, अन प्लस इच्छा, अनेक, अन प्लस एक, यानी जो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा अनेक। तो अन शब्द के जो उपसर्ग बनने वाले सारे शब्द आ गए। अन मूल शब्द उत्तीर्ण है। अन आहर, आहर शब्द का अर्थ जैसे योग्यता होता है, अनहर जो बिना योग्यता का हो। अन प्लस अंग, जिसके अंग नहीं है वो कामदेव का पर्यायवाची होगा। अनुचित का पहले हो गया अन प्लस उचित। अन उर्वर, यहाँ जैसे उर्वरक भूमि होती है तो मूल शब्द उर्वरक होता है, तो उर्वर शब्द में जैसे अन उपसर्ग जुड़ेगा तो ये हो जाएगा अन उर्वर। अन इच्छा, नाम से पता चल जाता है पढ़ते ही कि अन उसमें उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है इसमें, इच्छा है। अनेक, अन प्लस एक। तो ध्यान रखें इसमें सारों में देखो ए कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ए उपसर्ग नहीं है, कौन सा है, अन है। इसके बाद में देखिए कि जो न पूरा है ये हिंदी का उपसर्ग है, जैसे अनचिन्हा, चिन्ह का अर्थ होता है पहचानना। चिन्ह का अर्थ क्या होता है, पहचानना। जो न पहचाना गया हो। इसी तरह से अनमेल, अन प्लस मेल, अनबन, अनदेखा, अनसुना, अनचाहा। फिर आता है चौथा उपसर्ग इन्हीं से मिलता जुलता, जो अनु से। इस अनु के तीन रूप मिलते हैं। देखो ये ध्यान से देखना थोड़ा, इस अनु के तीन रूप, या तो आपको शब्द में अनु ही मिलेगा, देखते ही पता चल जाएगा कि ये अनु है। दूसरा रूप मिलता है, वो मिलता है जहाँ शब्दों में अनु में आपको नु की मात्रा बड़ी मिलती है। और तीसरा रूप अनु उपसर्ग का होता है जहाँ ये अन आधा होता है। ये तीन रूप मिलते हैं जिसमें उपसर्ग अनु हो सकते हैं। पहले के अकॉर्डिंग करें तो कुछ सिंपल उदाहरण मिलते हैं इसके, जैसे अनुमान है, तो ये तो देखते ही पता चल जाता है अनु और मान है। अनुभव है, अनु और भव है। अनुसार है, अनुकरण है, तो ये सब देखते ही पता चल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सिंपल साधारण शब्द है। अब जो अनु में ऊ की मात्रा बड़ी होती है वो कौन से शब्द होते हैं, जैसे एक शब्द से ही समझ में आ जाएगा कि ये शब्द आ गया अनुदीत। अब इसमें ऊ की मात्रा बड़ी है, कई जगह एक और कर लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल भी मिलता है इसमें, अनु के भी एग्जाम्पल मिलते हैं। अनुदीत, इस अनुदीत शब्द में ऊ की मात्रा बड़ी कैसे आई, तो ये दीर्घ संधि के हिसाब से आई कि अनु तो छोटा था इसमें, लेकिन उदीत शब्द मिलने से ऊ और ऊ मिलकर क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और ये ऊ की मात्रा बड़ी। तो दिए हुए शब्द में ऊ की मात्रा बड़ी होते हुए भी इसमें कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। इसी तरह से आधे अक्षर वाले शब्द आते हैं, वो यण संधि के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द आ गया अन्वय, अब ये देखने में तो अनुपसर्ग लगता है कि भाई शब्द में अनुपसर्ग है, वास्तव में इसमें अनुपसर्ग नहीं है, क्योंकि इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ यण संधि के हिसाब से इसका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अय। तो यहाँ संधि विच्छेद करने के बाद में पता चलता है कि यहाँ उपसर्ग कौन सा है, अनु है। इसके बाद में चौथा एक उदाहरण मिलता है, जैसे आनु का भी मिलता है कई जगह। आनु का उदाहरण देख लीजिए आप कि इसके अंदर क्या होता है, कई शब्दों में इक प्रत्यय के प्रभाव से ए का आ हो जाता है। जैसे एक शब्द है अनुपात, अब इसमें अनुपात शब्द में तो पता चल रहा है कि इसमें अनुपसर्ग है, लेकिन अगर इस शब्द में हम इक प्रत्यय लगा देते हैं, अनुपात शब्द में यदि हम इक प्रत्यय लगा देते हैं तो फिर ये शब्द बनता है आपका आनुपातिक। अगर अब आपको पूछते कि आनुपातिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आनुपातिक शब्द में, और विकल्प में आपके सामने दे दिया आ,
अनु, अन, और मान लीजिए अन, पूरा नए वाला। अब ये 4 विकल्प दे दिए ना, तो अगर इस शब्द को देखें तो पहले दिमाग ये काम करता है कि इसमें आ गया तो अनु तो होगा ही नहीं, तो इन चारों में आ वाला ये है तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, लेकिन इसमें नुपातिक शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये इक प्रत्यांत के प्रभाव से प्रथम जो आ है ना, वो एक संधि के नियमानुसार आ हो जाता है। तो ध्यान रखिए, प्रथम अनु से शुरू होने वाले भी कई सारे शब्द होते हैं, वो किसके उदाहरण होते हैं? अनु के। तो अनु के आपको 4 रूप मिलते हैं। पहला जिसमें अनु स्पष्ट दिखाई देता है, दूसरा जिसमें नु की मात्रा बड़ी होती है जो दीर्घ संधि के हिसाब से होती है, तीसरा रूप में नय आधा होता है जो यण संधि के अकॉर्डिंग होता है, और आखिरी रूप होता है जो इक प्रत्यय के प्रभाव से ए का आ बना हुआ रहता है। तो कुल मिला के ये अनु में, बाकी इसके जो एग्जाम्पल ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं इसके ऊपर। अनु से बनने वाले बाकी के उदाहरण, आप अन्य उदाहरण शामिल में लिख देता हूँ, चारों उदाहरणों को एक साथ। एक बार ये लिखो, अनु से बनने वाले सारे उदाहरण। देखो जैसे एक आ गया, अनु के ही उदाहरण है, ठीक है, इसी के उदाहरण ऊपर आ गया, अनुज्ञप्ति। अब इसमें मूल शब्द ज्ञप्ति है, इसमें मूल शब्द क्या है? ज्ञप्ति है, और अनु उपसर्ग है। फिर आ गया आपके अनुज्ञा, और अनुज, यहां मूल शब्द जय है, अनु उपसर्ग है, क्योंकि अगर अ उपसर्ग मानेंगे तो मूल शब्द नुज बचेगा जिसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए पूरा अनु तो उपसर्ग है और जय मूल शब्द है। जय का अर्थ जन्म लेने से होता है, अनु का अर्थ पीछे या बाद में, जो बाद में जन्म लेने वाला होता है, तो अनुज होता है, वो छोटा भाई होता है। तो यहाँ जय मूल शब्द है और अनु उपसर्ग है। तो आपके कुल मिला के इसमें लिखने का प्रयास करते, लगातार लिख लें इसको। अनु के बाकी के उदाहरण है वो छोटे मोटे आप लिख लो एक बार। अनुज, अनुज्ञप्ति। अनुज्ञप्ति शब्द जो अंग्रेजी का आपके लाइसेंस शब्द है उसको हिंदी में अनुज्ञप्ति कहते हैं। जो अंग्रेजी का लाइसेंस शब्द है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुज्ञप्ति। बाकी इसमें कोई कठिन शब्द है नहीं इतना। अनुदित पहले हो गया, अनुपातिक हो गया, अन्वय हो गया, ये उदाहरण, इनके अलावा ये 3 उदाहरण और। तो कुल मिला के 4 आपके हुए, अ हुआ, अन हुआ, अन हुआ और अनु हुआ। इन दोनों में अंतर करना है, अन और ये अनु, इनके उदाहरण आपके लगभग मिलते जुलते आते हैं। अन और अनु है ना, इसमें दोनों में कंफ्यूजन होता है। एक तो इस अनु का ध्यान रखना है, एक इस अन का। बाकी उदाहरण में इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, अन और अनु, क्योंकि अनु के उदाहरण अन में आते हैं। इसके बाद में देखिए अगले उदाहरण, ए की सीक्वेंस चल रही है, 4 हो गए, 5वां देख लीजिए। अब देखो इसमें 5वां जो है आपका वो आएगा आ। आ जो उपसर्ग होता है इसका अर्थ होता है भर या तक। आ का अर्थ होता है भर या तक। जैसे एक शब्द आ गया आ जन्म, तो इसका अर्थ होगा जन्म भर या जन्म तक, यानी आ का अर्थ भर या तक होगा, जन्म मूल शब्द है। तो जन्म भर या जन्म तक, आजन्म, आपात, आदेश, इनके उदाहरण बहुत सिंपल होते हैं, इसमें कोई संधि का रूल लागू नहीं होता है, इसलिए इसको देखने में ही पता चल जाता है। आतंक, आतंक या तंक मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। आकाश, इसमें आ उपसर्ग है, काश मूल शब्द है। इसके अलावा आ जानू, इसका अर्थ होता है घुटना, घुटनों तक। आ की सिंपल उदाहरण है, इसमें कोई संधि का रूल ज्यादा नहीं, इसमें जो आपको लगता है उसमें देख लो। एक तो एक शब्द आता है आराधना, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला शब्द है, आराधना। इसको बोलने में थोड़ा हम अपनी देशज भाषा में बोलते हैं, तो थोड़ी शुद्ध शुद्धि में ध्यान रख लेना कि आपको कभी भी वाक्य में शुद्ध शुद्धि पूछ ले और इसमें आराधना शब्द आ गया तो ये आराधना शब्द गलत होता है, वो शब्द आ से शुरू होता है, आराधना। इसके अलावा ज्ञा मूल शब्द होता है, तो एक शब्द और बनता है आज्ञा। रोहण के आ उपसर्ग लगने से आरोहण।
सन में आ उपसर्ग लगने से आसन, आसन का अर्थ होता है समीप या नजदीक। आसन जहाँ दो की मात्रा, एक तो आसन ये होता है, एक आसन में एक ही नय होता है। तो जहाँ एक ही नय होता है ना, वो तो बैठने का स्थान होता है कि भाई ये आसन लगाया हुआ, इस पे बैठ जाइए। तो ये तो एक बैठने का स्थान हो गया आसन, इसमें आ उपसर्ग नहीं होता। ये जो दो नय वाला होता है ना आसन, इसका अर्थ होता है समीप या पास या नजदीक, समीप या पास या नजदीक, आसन आसन। तो आ उपसर्ग के उदाहरण उतने कठिन नहीं है। इसके बाद में आ से शुरू होने वाले कुछ एक दो छोटे उदाहरण और हैं। देखो संस्कृत में संधि करते हैं तो वहां तो उसका संधि विच्छेद आवी ही होता है, उपसर्ग नहीं मान सकते, इसका संस्कृत रूप है। इसकी जगह दो उपसर्ग बन सकते हैं, आपको या तो आवी से मानना होगा शब्द के हिसाब से, या फिर आवीर मानना होगा। अगर किसी शब्द में आविर से शुरू हो रहा है तो उसमें तो आविर मानेंगे। तीनों का एक साथ बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आविष, तो यहाँ क्या होगा आविष्कार। अब आविष्कार शब्द आपको दे दिया ना, तो वहां सह चाहिए लगा हुआ है, मूर्धन्य सह है, लेकिन इसमें उपसर्ग वाले सही यही माना जाएगा। इसके अलावा एक उदाहरण जैसे आविर्भाव, आविर्भाव, यहाँ आविर सह नहीं आ रहा है, ये ऊपर वाला रह आ रहा है, तो यहाँ इसका उपसर्ग मानेंगे रह। और यदि कभी ऑप्शन के अंदर मान लीजिए आविष और आविर दोनों ही ना हो, तो ध्यान रखें तीसरी कंडीशन में ये उपसर्ग माना जाएगा आवी। आवी इसमें भी है तो इसमें भी है, तो इन दोनों में आवी उपसर्ग कॉमन माना जा सकता है अगर दोनों ऑप्शन में ना हो। ध्यान रखें आविष उपसर्ग किस में मानना है, जहां शब्द आविष तक बनता है। सह चाहे तीनों में से कोई सा भी हो, ये सह हो, ये सह हो, चाहे ये सह हो, कोई सा भी सह हो, उपसर्ग में यही एक सह माना जाएगा। इसमें आप देखेंगे आवीर, ये ऊपर जो रह लग रहा है ना, ये वास्तव में यहाँ है, उसके बाद में भाव शब्द है। तो आवीर उपसर्ग किस में मानेंगे, जहाँ आवीर तक शब्द है। आविष किस में मानेंगे, जिसमें आविष शब्द आया हुआ है लेकिन सह कोई सा भी आया हुआ हो, सह आपको यही मानना है। अगर विकल्प में आपके सामने ये दोनों नहीं है, फिर उपसर्ग पूछ लिया, तो तीसरी कंडीशन में चाहे ये पूछो चाहे ये पूछो, उपसर्ग आवी ही रहेगा, क्योंकि विसर्ग आने से उसमें रह भी बनता है और सह भी बनता है, तो ये दोनों कॉमन उपसर्ग है। तो ये आ के उपसर्ग हुए। अब देखो इसके बाद के जो उपसर्ग है ना, वो ध्यान से देखो, ये मुश्किल नहीं थे, दो उदाहरण मिलते हैं इनके, लेकिन प्रश्न आता है तो गलत होने की संभावना इनमें ज्यादा रहती है। अब देखो इसके बाद में जो उपसर्ग आएगा ये थोड़ी मोस्ट है। एक उपसर्ग है अधि, इसका भी बहुत बार रूप आता है। अधि उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है अधीन। अधि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अधीन। नीचे या अधिक, ज्यादा भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। आप ज्यादा मान लीजिए, अधिक होता है अधिक, अधिक का उपसर्ग ज्यादा के लिए अधिक। इसके जैसे हमने पढ़ा था कि भाई तीन रूप होते हैं अनु उपसर्ग के, ठीक अधिक के भी वैसे ही होते हैं। ध्यान से देखना, पहचान देख ले, तो मैं आपके यहाँ पे पहचान ही लिख देता हूँ सीधा, ताकि आपके ध्यान में रहे ये चीजें। पहचान में क्या होगा, दिए हुए शब्द में आपको या तो अधि शब्द मिल जाएगा है जैसा का जैसा ही, तो उसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अधि शब्द आते ही अधिकार हो जाएगा। अगर इसके अलावा इसमें दूसरा शब्द आए तो अधि उपसर्ग वाला कभी कभार धी बड़ा आ सकता है, और तीसरा शब्द आए तो कभी कभार अधि शब्द में ध आधा आ सकता है, या इसको मैं ऐसे लिख दूं तो ये आधा ही है। ये तीन स्थितियों के शब्द मिलते हैं और फिर भी उसमें अधि उपसर्ग मिलता है। हम ज्यादातर एक स्थिति देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि भाई अधि शब्द वाले उपसर्ग अधि में आ गए, लेकिन ये दो रूप और मिलते हैं। इन तीनों का हम विवेचन, जैसे अधिक की बात करें तो सीधा सीधा आ जाता है जैसे अधिकार, तो इस शब्द में कोई सोचने वाली बात नहीं है कि कौन सा उपसर्ग करें, सीधा है अधि उपसर्ग दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे शब्द आ गया अधिमास, एक मास अधिक हो, मड़मास जिसको बोलते हैं अधिमास, है ना। इसी तरह से शब्द आ गया जैसे अधिनियम, तो ऐसे शब्दों में कोई ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं होती है, सीधे सीधे देखते ही समझ में आ जाते हैं अधि दिया हुआ है, इसमें भी पूरा अधि है, इसमें भी पूरा अधि है। लेकिन जब कब शब्दों में अधि में ई की मात्रा बड़ी आ जाती है ना, तो वहाँ उन शब्दों में देखना होता है। तो ये जो शब्द थे ना, ये तो अधि के हिसाब से थे। अब ये 2 नंबर का, ये तो 1 नंबर का एग्जाम्पल हो गया, ये 2 नंबर का लेते हैं जो अधि बड़ा है। अब एक शब्द है जैसे देखिए अधीन,
एक तो ये शब्द है। अब इसमें देखें तो लगता है कि अ उपसर्ग है, या अब इसकी ऑप्शन में कैसे रहेंगे कि इस शब्द में अ उपसर्ग है, अधि है, या अधि है, या कोई नहीं। इस तरह से विकल्प दे दिया तो ज़्यादा दिमाग तो लगाते हैं, तो ज़्यादा दिमाग में तो ये हो जाता है फिर कि हाँ दी की मात्रा बड़ी, ई तो है ही नहीं, दिया हुआ नहीं है। फिर थोड़ा सा और कम दिमाग लगाएं तो ये भी आता है, फिर दिमाग बिल्कुल नहीं लगाए तो कि इसमें उपसर्ग होता ही नहीं है, ऐसा अधि नाम का कोई उपसर्ग ही नहीं होता, तो कोई नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं होती। तो ध्यान दें, अधीन शब्द में ई की मात्रा बड़ी तो है, लेकिन दीर्घ संधि के हिसाब से जब इसका संधि विच्छेद करते हैं ना, तो ऐसा बनता है अधि प्लस इन, ई और ई मिलके बड़ा ई हो जाता है। तो यहाँ तो इसमें अधि उपसर्ग है, ये बड़ा तो संधि के बाद में हुआ है, बड़ा तो कब हुआ, संधि के बाद में हुआ है। इसी तरह से एक शब्द है जैसे अधीक्षक, इसमें भी ई की मात्रा बड़ी है, लेकिन यहाँ बड़ी होने का तात्पर्य नहीं है। जैसे इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद ऐसे होगा, अधि प्लस इक्षक, और ई मिलके बड़ा ई हो जाता है। तो ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि अधि उपसर्ग का एक रूप ऐसा भी मिलता है जिसमें ई की मात्रा क्या होती है, बड़ी होती है। तीसरा रूप मिलता है जिसमें ध आधा होता है, तो वहां वो होता है यण संधि के हिसाब से। ध्यान से देखें इस तीसरे रूप में, जैसे एक शब्द आ गया अध्यापक। अब अध्यापक शब्द आ गया कि भाई अध्यापक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अध है, या हम कह सकते हैं अधि है, या अधि है। तो तीनों चारों रूप मिलते हैं। तो न तो अ उपसर्ग है, न अध है, न अधि बड़ा वाला है। इसका संधि विच्छेद जब करते हैं तो आता है अधि प्लस आपक। अब इसका संधि विच्छेद अधि प्लस आपक हुआ, आपक मूल शब्द है, अधि उपसर्ग जुड़ गया, तो यहाँ पे जो ये अधि शब्द आया है, भले ही यहाँ ध आधा है, लेकिन वास्तव में ये अधि क्या है, ई वाला है। तो अधि उपसर्ग के तीन रूप मिलते हैं, एक में तो अधि स्पष्ट दिखाई देता है, एक में अधि में धी की मात्रा बड़ी होती है ई की, और तीसरा होता है जहाँ पे ध आधा होता है। अब अधि उपसर्ग तीनों के जो रूप आते हैं उनके शेष उदाहरण है वो ऊपर लिखिए अधि उपसर्ग के। देखो एक शब्द है अधि का, यहां ध्यान दे टका मूल शब्द है, अधि उपसर्ग है। पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको अधि तक्का कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द में ही आता है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि है वो अधि तक्का कहलाते हैं। इसी तरह से इसमें एक शब्द है जैसे अध्याय, अधि प्लस आय, अधीश, अधि प्लस ईश। जैसे अधीश शब्द होता है, इसका संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा, अधि प्लस ईश। और इस शब्द में शब्द जोड़ देते हैं द्वारका, तो ये नाम आ और आ मिलके हो जाता है द्वारकाधीश। तो ये जो अधीश मूल शब्द है इसके अंदर क्या आता है, धी की मात्रा भले ही बड़ी आती है, लेकिन यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, जो छोटा होता है अधि। तो अधि तक अध्याय, अधीश, और एक शब्द और लिख सकते हैं आप अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष, ये अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष। तो अधि इसमें भी ई की मात्रा है, तो ये इसके अन्य नियम थे अधि के। इसके बाद में अगला जो उपसर्ग है वो आप देखें, अधि की समकक्ष ही चलेगा, वो भी तीन उपसर्ग सेम है। इस उपसर्ग का नाम है अति, इसका अर्थ भी होता है ज्यादा। जैसे हमने पीछे के उदाहरण में, पीछे के उपसर्ग में पढ़ा था तीन स्थितियां, वही तीन स्थितियां इसकी होगी। यानी पहले अति में तो सेम टू सेम अति शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही आएगा। अब बताओ दूसरी स्थिति कैसी बनेगी। तो जैसे अधि में बन रही थी वैसी बनेगी कि अति में ती की मात्रा बड़ी रहेगी। और बताइए तीसरी स्थिति कैसी बनेगी, तो वही है कि तय जहाँ पे आधा रहेगा, जैसे अधि में ध आधा था। ये तीन रूप अति उपसर्ग के बनते हैं। जैसे पहले का देखें तो आता है जैसे अतिक्रमण, तो देखने की जरूरत नहीं है, अति उपसर्ग दिखाई दे रहा है। अतिसार, इसमें भी कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, अति उपसर्ग दिखाई दे रहा है। अब ये जो बड़ा ती है ना, उसका एक एग्जाम्पल आता है जैसे अतीत। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो अति उपसर्ग में तो मात्रा छोटी हो जाएगी और लास्ट में जो शब्द लगेगा इत, तो
ई और ई मिलके यहाँ पे दीर्घ ई हो जाता है। यहाँ पे दीर्घीकरण हो जाने से अतीत सब बड़ा होते हुए इसमें कौन सा उपसर्ग है? अति। चौथा आता है अथ, जिसमें तय आधा होता है। बहुत बार ये शब्द आता है, जैसे अत्याचार, अति प्लस आचार, ये मात्रा छोटी हो जाएगी। अत्याधुनिक, अति प्लस आधुनिक, है ना। अत्युक्ति, अति प्लस उक्ति। अत्यल्प, अति प्लस अल्प। तो कुल मिला के इनका ध्यान रखना है। जिस तरह से अधि के 3 रूप थे, ठीक इसी तरह से अति के भी आपके सामने 3 रूप रहेंगे। और चौथा, इससे मिलता जुलता एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जो अधि, अति और अभि, ये 3 उपसर्ग ऐसे हैं जो एक ही सीक्वेंस में चलते हैं। अभि का अर्थ विशेष होगा, सामने होगा। विशेष या सामने के संदर्भ में इसका अर्थ लिया जाता है। तीनों रूप सेम रहेंगे, यानी पहली कंडीशन बनेगी जहां अभी है जैसे ही रहेगा, और दूसरी स्थिति में बताओ क्या होगा। आराम से ऊपर देख के बता सकते हैं, ई की मात्रा बड़ी होगी। और तीसरे रूप में बता सकते हो क्या होगा, वह आधा होगा। जैसे इसमें देखने की जरूरत नहीं है, अभिमान देखते ही पता चलता है अभी उपसर्ग है। अभिनंदन, अभी उपसर्ग है, नंदन मूल शब्द है। अभिनव, अभी उपसर्ग है, नव मूल शब्द है। अभिनय, अभी उपसर्ग, अभिनय का मतलब नाटक होता है। अभिनव का मतलब विशेष रूप से नया। अभिनंदन का विशेष रूप से नंदन करना। अभिमान विशेष तरह का मान या घमंड। तो विशेष के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। अब अभी में जो भी की मात्रा बड़ी होती है, ये उदाहरण आप रट लेना, कोई समझना नहीं है, कोई याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, रटना है, पता ही नहीं रखना है, बस है जैसा का जैसा। लगभग 10 या 15 बार ये उदाहरण आया हुआ है, बस इसको मोस्ट कर लेना। अभी प्लस इष्ट, अभीष्ट। जितनी बार एग्जाम में सवाल इसका पूछा गया, उपसर्ग से नहीं पूछा गया, शब्द शुद्धि के हिसाब से पूछा गया, और ऑप्शन के अंदर ये अभीष्ट शब्द में बी की मात्रा छोटी दी हुई रहती है। इस शब्द को गलत मानना है। पहली सावधानी ये है कि ई की मात्रा छोटी नहीं होती, ई की मात्रा क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक, इसके बाद में दूसरे बात का जो ध्यान में रखना है वो ये है कि इष्ट जो शब्द होता है इसमें ई की मात्रा छोटी होती है। कई बार इस शब्द का संधि विच्छेद इस तरह से करके भी दे दिया 4-5 बार, तो कि अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इष्ट करके। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ई की मात्रा यहाँ छोटी होती है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना इसमें, और यहाँ ई की मात्रा बड़ी होती है। रट लेना, समझना नहीं है इसको बिल्कुल भी। अभीष्ट में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग कौन सा है, अभी है। तो भी की मात्रा भले ही इसके अंदर बड़ी है, अभीष्ट, लेकिन उपसर्ग क्या है इसमें, छोटा है। इसके बाद में देखिए, अब जहां भय आधा होता है, भय आधे के जो उदाहरण है, अभ्यागत, संधि विच्छेद करेंगे तो अभी प्लस आगत। इसी तरह से अभ्यर्थी, ध्यान रखना, अभ्यर्थी नहीं होता, अभ्यर्थी होता है। शुद्ध अशुद्धि में विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इसका होगा अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। और एक शब्द और है, जैसे इसका ध्यान रखा वैसे भी एक शब्द, आखिरी शब्द देख लेना, बहुत ही मस्त है, ये भी बहुत बार आया है। शब्द है अभी प्लस इप्सा। देखो ई के अंदर ई की मात्रा छोटी थी, लेकिन इप्सा में ई की मात्रा बड़ी होती है, ये यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखें। और शब्द बनेगा अभीप्सा। ध्यान दें, अभीप्सा में जो गलती होगी, पहली गलती बता देता हूं, यही होगी कि आपको ऑप्शन में बी की मात्रा छोटी दी हुई मिलेगी, जिस तरह से अभीष्ट में था, इसको गलत मानना है। दूसरी गलती, इष्ट के अंदर हमें ई छोटी माननी है, तो इप्सा के अंदर ई छोटी मानते ही
इप्सा में ई छोटी जैसे भी मानेंगे, मानते ही आपका प्रश्न सीधा सीधा गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इप्सा में ई की मात्रा छोटी नहीं होती, ई की मात्रा बड़ी होती है। दूसरी गलती मत करना, अभी इप्सा में मात्रा ये बड़ी होती है। इसके अलावा अभी के ज़्यादा उदाहरण नहीं है, सिंपल उदाहरण है, बोल के बता देता हूँ आपको। जैसे अभिषेक है तो देख से पता चल जाता है, अभिज्ञ है, अभिप्राय है, अभिनय है, जैसे हो गया अभ्यास है, अपी का हो गया वो। तो ये आपके कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उपसर्ग इस क्लास में हो गए। आगे वाली क्लास में और उपसर्गों की संख्या वो 10-11 और महत्वपूर्ण है। 20 यानी कुल मिला के उपसर्गों की संख्या तो 22 है, लेकिन लगभग आप हिंदी में उपसर्गों की संख्या आप छोटे मोटे करें तो 50 तक है। लेकिन बाकी के उपसर्ग छोटे छोटे हैं, जैसे आदि के आए थे, ये लगभग 10 उपसर्ग थोड़े बड़े हैं, इनका हम आगे की क्लास में विवरण करेंगे। धन्यवाद।